Hello everyone, welcome to Dakshina e-classroom program. So in last lecture we started the discussion of nuclear physics or revision lecture for nuclear physics, and let's continue here with the same topic. And तो लास्ट क्लास में अपन ने इसमें देखा था कि न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है. बेसिकली हियर वी स्टडी मोर अबाउट न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड एंड how a nucleus is stable, that was explained by Einstein by defining the new concept that is called nuclear force. और बाद में उसको एक बाइंडिंग एनर्जी, एक न्यूक्लियर आइंस्टीन का जो एनर्जी मास कन्वर्जन रिलेशन है उसके हिसाब से भी उसको एक बाइंडिंग एनर्जी भी डिफाइन कर दिया गया. बाइंडिंग एनर्जी क्या है आपको ये समझ में आना चाहिए क्लियरली. और बाइंडिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कैलकुलेटेड बाय मास डिफेक्ट. तो मास डिफेक्ट एक एस्टिमेटेड मास होता है, एक ऑब्जर्व्ड मास होता है. एस्टिमेटेड मास क्या है कि अगर आप कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब न्यूक्लियस के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. तो इंडिविजुअली क्योंकि हमें एक न्यूट्रॉन का और हमें एक प्रोटॉन का मास मालूम है, तो उस हिसाब से हम जो एक न्यूक्लियस के अंदर टोटल अवेलेबल न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन हैं उनका मास टोटल निकालें तो एक ये हो गया एस्टिमेटेड मास. और दूसरा मास ऑब्जर्व्ड मास, जो कि एक्सपेरिमेंटली लाइक हमारे पास जो एक एटम है तो उसका एटॉमिक वेट पता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन का मास घटा देते हैं, तो मतलब क्या होता है न्यूक्लियस का लाइक ऑब्जर्व्ड मास. तो ऐसा देखा जाता है कि जो ऑब्जर्व्ड मास है दैट इज एक्चुअली लेस देन एस्टिमेटेड मास. तो मतलब ये हुआ कि जो न्यूक्लियस जब बना है तो उस टाइम पे कुछ मास क्या हो गया, एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया एंड दैट एनर्जी हैज़ बीन रिलीज्ड. तो वो जो कितनी एनर्जी रिलीज हो गई है, दैट एनर्जी एग्जैक्टली यू हैव टू सप्लाई इफ यू वांट टू ब्रेक डाउन द न्यूक्लियस फर्दर अगेन और फर्दर इनटू इट्स न्यू पार्टिकल्स और बेसिकली न्यूक्लियॉन्स. तो इसी एनर्जी को अपन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस बोल देते हैं, आप लाइक बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं. हायर विल बी द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी इज नॉट ए प्रॉपर क्राइटेरिया टू डिस्कस टू टेल अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है ना. और न्यूक्लियर फोर्स भी आपको समझ में आना चाहिए. तो यहाँ पे क्या रहता है, एक we define one more term that is called binding energy per nucleon. So binding energy divided by number of nucleons in the nucleus, that is defined as binding energy per nucleon. तो exactly binding energy per nucleon एक better criteria है to check about, to compare the stability of two nucleus. So higher is the binding energy per nucleon, higher will be the stability of the nucleus, right? So that is about nucleus basically. वहीं अगर हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो ड्रॉ करते हैं फॉर द अवेलेबल न्यूक्लियस इन द पीरियोडिक टेबल, देन वी सॉ दैट एक्चुअली फॉर एटॉमिक वेट मोर देन 200 द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अंडरस्टैंडिंग इज डिक्रीजिंग. मतलब कि ये हुआ कि उसके बाद जो स्टेबिलिटी है न्यूक्लियस की वो कम होती जाती है. ठीक है ना. ये सब चीज़ें अपन ने लास्ट क्लास में देखी थी. तो उसके साथ में लाइक मीन्स वी कैन से द न्यूक्लियाई विच आर हैविंग हायर वेट और मोर देन 200 वेट, देयर न्यूक्लियस इज स्टेबल. तो वो क्या करते हैं, दे स्टार्ट डिकेइंग इनटू स्टेबल न्यूक्लियाई एंड देयर आर मैनी डिफरेंट वेज. ठीक है ना. तो वन ऑफ द पॉसिबल वे वाज अल्फा डीके. तो अल्फा डीके अपन ने देखा था कि क्या है कैसे, और अल्फा डीके में जो क्यू वैल्यू है तो एनर्जी निकलती है, कितनी निकलती है पहली बात तो, वो किस किस की फॉर्म में निकलती है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई एंड अल्फा पार्टिकल. और वहाँ पे अपन ने ये भी एग्जैक्टली देखा कि अगर एक रेस्ट मास है जो रेस्ट में न्यूक्लियाई है वो स्प्लिट होता है, डिके करता है बाय अल्फा डीके, तो इस सिचुएशन में जो एनर्जी रिलीज करेगी वो मोस्ट ऑफ द एनर्जी विल बी कैरिड बाय द अल्फा पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. अल्फा पार्टिकल की भी सबकी एनर्जी आइडियली आनी तो सेम चाहिए, बट ऐसी नहीं होती है. दैट इज बिकॉज द डॉटर न्यूक्लियाई वाई is emitted or generated, that is not actually in ground states, right? So that is all about. तो अभी अपन देखते हैं कि हाँ बीटा डीके. तो इसमें इससे पहले लाइक अगर आपको याद हो तो मैंने एक न्यूक्लियर स्टेबिलिटी बेल्ट डिफाइन किया था. स्टेबिलिटी बेल्ट में रहता है बेसिकली, जस्ट 1 सेकेंड, ओके. तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी बेल्ट क्या है, वो नंबर ऑफ यहाँ पर है, ये अगर देखते हैं देखो, दिस इज ए रीजन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. दिस इज न्यूट्रॉन्स एंड दिस इज प्रोटॉन्स. ठीक है. तो ये हो गया n इक्वल टू z. और यहाँ पे देखते हैं कि जो स्टेबल न्यूक्लियाई हैं दे हैव समथिंग लाइक दिस. मतलब इस रीजन में इज इट ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई, जो न्यूक्लियाई इस रीजन में लाई करते हैं दे आर कॉल्ड स्टेबल न्यूक्लियाई, और जो न्यूक्लियाई
इधर कहीं लाई करते हैं, इधर लाई करते हैं, दे ट्राई टू एंटर इनटू दिस स्टेबिलिटी बेल्ट। तो मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बोलता हूँ एक न्यूक्लियाई यहाँ पर है, लेट्स से ए, तो इस ये यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, हियर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर हायर, अनदर न्यूक्लियाई विच इज हियर देयर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर हायर। तो जो स्टेबल न्यूक्लियाई है वो देखा गया कि उनके लिए जो रेशियो है या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बाय नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, लाइक न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन, दैट शुड बी लाइंग इन दिस बेल्ट। बाहर लाई कर रहे हैं तो वो इस अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं, दे ट्राई टू एंटर इनटू दिस न्यू स्टेबिलिटी बेल्ट बाय, अगर ये है तो ये एक न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करके, और ये यहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा है तो ये प्रोटॉन को एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करके इस बेल्ट में एंटर करने की कोशिश करते हैं, लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, वी कैन राइट हियर न्यूट्रॉन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, एंड दिस कैन हैपन ओनली विद द हेल्प ऑफ बीटा नेगेटिव डिके, ठीक है ना। और वी कैन से दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन इज डन बाय बीटा नेगेटिव डिके। एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में, एंड दिस इज विद द हेल्प ऑफ बीटा पॉजिटिव डिके। तो इसको हम बीटा पॉजिटिव डिके बोलते हैं, इसको बीटा नेगेटिव डिके बोलते हैं। अब मैं आपको इंडिविजुअली दोनों के बारे में बताता हूँ कि बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव क्या है एग्जैक्टली। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। बीटा नेगेटिव डिके, ठीक है। तो एक जनरल टर्म्स में अगर मेरे पास एक न्यूक्लियस है X, दिस इज Z, दिस इज E, इट्स गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सम डॉटर न्यूक्लियाई Y, तो बीटा नेगेटिव में हो क्या रहा है आपको ये समझ में आना चाहिए, एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में। जब न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है तो Z क्या होगा, इट विल बी इंक्रीजिंग बाय 1, एंड व्हाट अबाउट A विल स्टिल रिमेन सेम, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे क्या निकल रहा है, बीटा नेगेटिव न्यूक्लियाई प्लस 1 सम Q वैल्यू, so some energy will be released in this. This is the like relation for a nuclei which is getting converted into daughter nuclei or stable nuclei by emission of one beta negative. अब देखो बीटा नेगेटिव क्या है, बेसिकली बीटा पार्टिकल है, बीटा नेगेटिव पार्टिकल। तो इसका जो मास होता है दैट इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड चार्ज है, ठीक है ना, चार्ज इज आल्सो एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन। तो मतलब ये समझ लो कि बीटा नेगेटिव क्या, इलेक्ट्रॉन का ही दूसरा नाम है, एग्जैक्टली इट्स प्रॉपर्टीज एवरीथिंग इज सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। सो बीटा नेगेटिव इज व्हाट, इट जस्ट इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन को ही अपन बीटा नेगेटिव। तो अब आता है यहाँ पे, अगर तुम्हें mx मास ऑफ x न्यूक्लियर x एटम, my मास ऑफ y एटम, तो यहाँ पे क्या है देखो, mx मास ऑफ x एटम, ये ध्यान रखने का कि ये एटम का मास है। सिमिलरली my मास ऑफ y एटम, ठीक है। बीटा और me ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें जो प्रॉब्लम है क्वेश्चंस होते हैं उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर गिवन दीज टर्म्स, सो वी विल कैलकुलेट द क्यू वैल्यू ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ दिस। तो यहाँ पे देखो क्यू वैल्यू आती है बेसिकली सिंपली मास डिफेक्ट से, तो मैंने किस सकता हूँ क्यू वैल्यू दैट विल कम बेसिकली विद मास डिफेक्ट। सो लेट्स मी कैलकुलेट फर्स्ट मास डिफेक्ट, तो दिस इज mx माइनस z इंटू me, दिस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, my माइनस z प्लस 1 इंटू me प्लस this plus me and this whole, ठीक है ना। तो डेल्टा एम, तो ये इसको सॉल्व करके क्या आ जाता है, दिस इज एम एक्स माइनस जेड एम ई माइनस दिस इज एम वाई, और ये क्या हो जाएगा प्लस जेड एम ई प्लस एम ई, और ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस एम ई, गेटिंग कैंसल दिस, वी आर लेफ्ट विद एम एक्स माइनस एम ई and my, sorry, and this is delta m, and this implies q value is coming out to be delta m into c square, that is equal to mx minus my into c square. So this is the q value of beta negative decay, ठीक है ना। अब ये जो Q वैल्यू टोटल एनर्जी अगेन एग्जैक्टली इट विल बी कैरिड बाय द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। तो जैसे अपन ने लाइक अल्फा पार्टिकल के डिके में केस में बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एग्जैक्टली इन सेम मैनर, सो आई कैन राइट द काइनेटिक एनर्जी कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू my डिवाइडेड बाय व्हाट, my प्लस me मल्टीप्लाइड बाय q, and similarly
kinetic energy carried by y, so Ty, T here stand for kinetic energy, T हम यूज कर रहे हैं kinetic energy के लिए, so this is equal to me divided by my plus me multiplied by what, q value. So these are basically relations for kinetic energy of electron and kinetic energy of y particle. तो यहाँ पे समझ में आ रहा है एक और चीज, ये दिस इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ, लाइक अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या बीटा पार्टिकल की एनर्जी की बात करें तो ये एम वाई के मास के प्रोपोर्शनल है, डिनोमिनेटर इट्स सेम थिंग. और यहाँ पे तो यहाँ समझ सकते हो कि मास ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विल बी वेरी वेरी स्मॉलर देन इन कंपेरिजन टू वाई. तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस एनर्जी टी वाई इज वेरी वेरी स्मॉलर कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज, ओके, so it implies here actually as me is very very smaller than my, this implies Te is very very greater than Ty. So most of the energy released is carried by what, electron. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कैरी करता है एनर्जी को, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर बीटा नेगेटिव. देखिए यहाँ पर भी अगेन सेम चीज़ होती है कि अगर मैं एक प्रोसेस ये एक्स न्यूक्लियाई को फिक्स कर देता हूँ, देन फॉर ईच बीटा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एनर्जी मीन्स यू कैन राइट दिस इज बेसिकली बीटा नेगेटिव पार्टिकल की एनर्जी. तो ये समझ में आता है कि ये पार्टिकल की एनर्जी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंट. बट अगेन यहाँ पर भी ऐसा देखा जाता है कि अगर इस पार्टिकल को हम एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में पास कराते हैं तो एक्सपेक्टेड तो ये था, जैसे ही जो भी है मतलब इस तरह से, मतलब लाइक एक्सपेक्टेड थिंग वाज दैट लाइक ऑल द पार्टिकल मस्ट हैव सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेम दे मस्ट बी लाइक, तो यहाँ पे V क्रॉस B एंड दैट्स करेक्ट. तो यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराते हैं तो वी आर एक्सपेक्टिंग दिस, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है. प्रैक्टिकली दे हैव डिफरेंट radius like this. So this is possible only when, ये चीज को एक्सप्लेन कर दिया था like by defining one more term that is called anti-neutrino particle emission. ठीक है ना, Pauling use that, define that. So this is, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्चुअली में बीटा नेगेटिव पार्टिकल की एनर्जी है वो हर जगह कांस्टेंट नहीं है, हर जगह बराबर नहीं है. सो दैट वाज एक्सप्लेन बाय द एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल इमिशन बाय पॉलिंग. ठीक है ना, तो एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल क्या है, दीज देयर आर टू पार्टिकल, वन इज न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, दीज आर आल्सो एंटी पार्टिकल ऑफ ईच अदर. और ये पार्टिकल क्या है, ये समझ लो कि ये एक फोटोन के इक्विवेलेंट है, दे हैव रेस्ट मास इक्वल टू 0 बट दे हैव सम एनर्जी. तो मतलब कुछ एनर्जी लाइक ऐसे निकलती है साथ में, तो मतलब सम पार्ट ऑफ द एनर्जी विल बी कैरिड बाय, यहाँ पे क्या होगा, एंटी न्यूट्रिनो. तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इलेक्ट्रॉन विल हैव सम डिफरेंट एनर्जी पॉसिबल. सो दिस इज ऑल अबाउट योर बीटा नेगेटिव डिके. एंड वन मोर इज दैट व्हेन द नंबर ऑफ Z protons are higher, then it will be like decaying through beta positive, and let me tell you about that too. एक और चीज़ है एक्चुअली आगे बीटा पॉजिटिव डिके डिस्कस करने से पहले, सो दिस इज स्टिल अबाउट बीटा नेगेटिव. तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली में, अगर एक न्यूक्लियस के अंदर की हम बात की जाए तो हेयर लाइक वन न्यूट्रॉन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन बाय इमिशन ऑफ बीटा नेगेटिव प्लस वन एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल इज इमिटेड. So this is the reaction for conversion of one nucleus into one neutron into proton, and at atomic level this is how it is exactly happening. Next आता है बीटा पॉजिटिव डिके. बीटा पॉजिटिव डिके में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में, एंड वन इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड एंड एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल. इन केस ऑफ बीटा पॉजिटिव डिके ये क्या था, जब प्रोटॉन्स हायर हैं देन इट विल बी स्टिल ट्राइंग टू एंटर इनटू द स्टेबिलिटी बेल्ट बाय इमिशन ऑफ बीटा पॉजिटिव पार्टिकल. तो हियर वन प्रोटॉन गेट कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन. तो इन दिस सिचुएशन एक प्रोटॉन अगर एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करेगा तो ये क्या होगा, इट विल बी Z-1. atomic weight will still remain same, and here it will be releasing one beta positive particle. ठीक है ना, and q value. So beta positive particle again it has mass equal to mass of electron, but charge is
मैग्नीट्यूड इट्स इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बट इट्स पॉजिटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी अगेन वही सेम चीज़ें अगर दे दी जाती हैं इस तरह से, तो यहाँ पर भी अगेन हम बोल सकते हैं वी कैन कैलकुलेट दी डेल्टा एम। तो देखो डेल्टा एम, मैं पहली बात तो जो मैंने अभी बीटा नेगेटिव के लिए डेराइव किया था उसी में मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ चीज़ों को, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये हो गया दिस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा z-1, और ये जो बीटा पॉजिटिव पार्टिकल आ रहा है उसका भी मास तो यही है, तो ये रिलेशन ये हो गया मॉडिफाई। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज एंड दिस इज माइनस एंड दिस इज माइनस। तो अब यहाँ पे समझ सकते हो कि दिस क्वांटिटी Me and this Me both will actually add up, this cancel out। तो यहाँ पे क्या बचा, this -2 times of Me, this is your delta M mass defect, and then Q value is coming out to be delta M into C square, so this can be modified as -2Me multiplied by C square, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास Q वैल्यू। फिर से अगेन यहाँ पर भी ये जो Q वैल्यू है वो किस किस की फॉर्म में आ रही है बाहर, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पॉजिटिव पार्टिकल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। एग्जैक्टली सेम मैनर वी कैन डेराइव इट दिस वे आल्सो। और यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं एज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मीन्स मास ऑफ बेसिकली बीटा पॉजिटिव पार्टिकल विच इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी स्मॉलर देन दिस, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और बीटा पॉजिटिव पार्टिकल विल बी वेरी वेरी हाई एंड। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो भी मोस्टली एनर्जी निकल रही है दैट इज मोस्टली कैरिड बाय बीटा पॉजिटिव पार्टिकल। मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ इज कैरिड बाय बीटा पॉजिटिव पार्टिकल। और यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम मैनर में कि एक्सपेक्टेड था कि सभी बीटा पॉजिटिव पार्टिकल की एनर्जी बराबर होनी चाहिए, बट जब इनको एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में पास कराया जाता है देन अगेन इट्स गोइंग थ्रू डिफरेंट लाइक पाथ्स ऑफ डिफरेंट रेडियस एंड दैट इज प्रूविंग दैट ईच बीटा पार्टिकल इज एक्चुअली नॉट कैरिंग सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो वही सेम चीज़ है। तो यहाँ पर भी इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक न्यूट्रिनो पार्टिकल का लाइक एग्जिस्टेंस डिफाइन किया गया। और यहाँ पे इस सिचुएशन में अगर देखें तो बीटा पार्टिकल में क्या हो रहा है, एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन, राइट। सो यू कैन राइट बीटा पॉजिटिव, देखिए प्रोटॉन इज कन्वर्टेड और यू कैन से चेंजेस इनटू न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, प्रोटॉन कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन, ठीक है ना, प्लस बीटा पॉजिटिव पार्टिकल, समझ में आ रही है ना चीजें, प्लस दिस इज वन इट्स न्यूट्रिनो। और पहले वाले केस में एंटी न्यूट्रिनो था। सो दिस इज द रिएक्शन एट, और यहाँ पे देखो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिनो एंड दिस एंटी न्यूट्रिनो, both are anti-particle of each other। तो यहाँ पे आपको ये मास इफेक्ट, टोटल एनर्जी कहाँ किसको कौन कैरी कर रहा है, कितनी पाउंड ऑफ एनर्जी इज कैरिड बाय ईच ऑफ द पार्टिकल, बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव और डॉटर न्यूक्लियाई, दैट शुड बी क्लियर टू यू। और ये सब है। और यहाँ पे क्या है, they are, you can write, equivalent to photon। we have energy but rest mass 0। तो इनका रेस्ट मास 0 होता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर बीटा पॉजिटिव एंड बीटा नेगेटिव डिके। Okay, see some applications based on the concept of beta decay. So here we have question number 1, you can see it there. So in the nuclear decay given below, X is converted into Y with Z increasing by 1, and then converted into B where A is decreasing by 4 and Z decreases by -1, and then converting into finally B। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 and it's here X Z A converting into Y
z plus 1 a, and this is converting into b z minus 1 a minus 4, and finally it's getting, this is b star, and converting into same a minus 4 into z minus 1. This is, तो यहाँ पे अब आपको पूछा गया था पार्टिकल इमिटेड इन द सीक्वेंस आर, तो यहाँ पे देख सकते हैं in this situation only z is increasing by 1, means one proton is increasing, that means it will be happening with beta negative decay, so it's like beta decay. Then here z decreases by 2, a decreases by 4, that means it's alpha decay. Star excited state and get converted into like ground state, that is by gamma. So the decay in the sequence beta, gamma, beta, alpha and gamma, and that is matching with beta, alpha and gamma, matching with option number D. Okay, next question here. So a nuclear reaction given by where that you can read it there, x, a and z converted into z plus 1 a and plus 1 electron, 0 minus 1 and anti-neutrino represent. तो ये तो आपको देखो सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे क्या है x, z, a, it's converted into y, a and z plus 1, this plus electron plays an anti-neutrino. तो यहाँ पे देखो समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है, एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है because protons are increasing and that can be happening only when a neutron is converting into proton. तो ये कौन सा डिके है, that should be like यहाँ पे आपको ऑप्शन है बीटा डिके, गामा डिके, फ्यूजन, फिजन, तो that's simple, it's basically बीटा डिके. और बीटा डिके में भी कौन सा, एक्चुअली इट्स बीटा नेगेटिव डिके, ठीक है ना. सो दिस इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. Okay, so the question here is that in nucleus X, M and N emit 1 alpha and 2 beta particle, the resulting nucleus is, तो question you can see there. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये nucleus है X, mass number, atomic number, it's emitting 1 alpha. तो अगर 1 alpha emit करता है तो क्या होगा ये, this is let's say Y converting into N minus 2, N minus 2 and M minus 4. This will be after emission of 1 alpha. उसके बाद ये बोल रहे हैं 2 beta particle. The resulting nucleus is, तो 2 beta particle. अब यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है कि बीटा नेगेटिव है या बीटा पॉजिटिव है. तो देखो अगर इसमें बीटा नेगेटिव होगा then it will be increasing by 2 and this is not going to change in any case. So out of the available options we can check it. देखो 2 बीटा है तो ये क्या होता है, रिजल्टिंग न्यूक्लियस इज, तो एक तो है जो फाइनली मैं इसको अगर मैं y बोलता हूँ लेट्स से y, क्योंकि ऑप्शन है यहाँ पे, तो इट विल बी लाइक डेफिनेटली m-4, ठीक है ना, बिकॉज इन बीटा डीके योर m और मास नंबर इज नॉट गोइंग टू चेंज. सो m-4, 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 दिस इज लाइक फॉर all 4 particles, so means we have not have to like. Okay, अब नेक्स्ट चीज आती है कि अगर ये बीटा emit 1 alpha and 2 beta particles, तो इसमें बीटा में क्या होगा, अगर ये बीटा नेगेटिव है उस सिचुएशन में क्या होता है, this for each beta increases by 1, so 2 beta then it will be like basically y, this is m minus 4 and n, this can be your one result, that is do we have anything. so यहाँ पे एक देखो b तो ये नहीं है और d yes it can be, और C में क्या कह रहा है, लाइक सेम, देखो मास नंबर ये तो सेम ही रह रहा है केस ऑफ C, बट इट्स लाइक सेम न्यूक्लियस, तो डेफिनेटली इट विल बी यस हियर एटॉमिक नंबर विल बी लाइक गुड क्वेश्चन हियर एक्चुअली. सो लेट मी जस्ट ऑप्शंस यू कैन सी देयर. तो यहाँ पे A है Z n-4, तो ये तो ओके नहीं होगा, और इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, सो योर C विल बी एक्चुअली, बिकॉज फाइनली क्या हो रहा है, this atomic number is remaining same, so that's why it will be X with the mass number changing to 4 and this is still N. The answer will be like matching with option C. Okay, so this is some problem from your previous NEET paper based on the concept of alpha beta decay. Let's continue here with the next topic.
ओके, सो नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिव डिके एंड स्टैटिस्टिकल लॉ। देखो इसमें क्या है, अभी अपन ने समझ लिया कि कुछ न्यूक्लियाई क्या है, अनस्टेबल है, तो वो न्यूक्लियाई क्या करते हैं, डिके होते हैं, दे गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सम स्टेबल न्यूक्लियाई। तो बात है कि लेट से अब इनकी काउंटिंग वगैरह की, कब कौन से न्यूक्लियाइड्स डिके हो जाएगा, कितने बचेंगे, कितने डिके हो जाएंगे, कितना टाइम लगेगा टोटल, और कितनी रेट से, तो ये सब चीजों को समझने के लिए we have like radioactive decay or statistical law given by Rutherford and Soddy scientist name. Okay, तो यहाँ पे क्या होता है कि let's say we have one A, this is what radioactive nuclei, A क्या है, radioactive nuclei है, और it's getting converted into finally B, ठीक है ना। यहाँ पे एक रहता है lambda, lambda is called decay constant, lambda is called decay constant. It depends on the radioactive nuclei. It depends on radioactive nuclei. मतलब ये समझ लो कि अगर ये A है, इसकी जगह अगर ये दूसरा न्यूक्लियाई होगा तभी ये लैम्डा चेंज होगा। समझ में आ रही ना चीजें, ये कितने नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई अभी एक्टिव बचे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सो लैम्डा इज डिपेंडिंग ओनली ऑन द मटेरियल। तो अगर ये ए न्यूक्लियाई कन्वर्ट हो रहा है बी में, देन इट विल बी लाइक ए की जगह अगर कोई दूसरा न्यूक्लियाई या रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई लेंगे तो लैम्डा चेंज होगा। यहाँ पे है कि अगर लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2, इसका मतलब क्या होता है कि एक का लैम्डा 1 है, बड़ा है दूसरे से, तो उसका मतलब क्या हुआ, दैट दिस इंप्लाइज radioactive nuclei of one is more active or less stable than two। तो मतलब ये होगा कि ये जो न्यूक्लियाई है जिसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा 1 है डिके कांस्टेंट, दैट विल बी मोर एक्टिव मींस लेस स्टेबल कंपेयर टू दिस, ठीक है ना। अब बात ये आ गई, तो मान के चलते हैं लेट एट t इक्वल टू 0 एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ A, लेट्स से n0, ठीक है ना, और नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ B, तो ये मान लेते हैं अभी 0 है। t टाइम पे एट T some time T, number of active nuclei of A मान लेता हूं मैं कुछ n बचे, ठीक है ना। तो B के कितने बचे बन गए होंगे, ये क्या है, ये बचे हुए हैं। सो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, और आई विल राइट नॉट एक्टिव, सो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई of B will be 0 and number of active nuclei of A is n and number of nuclei of atom B will be equal to what, n0 minus n, क्योंकि टोटल कितने थे देखो, A के n0 थे, उनमें से n अभी बचे हुए हैं, तो मतलब क्या हुआ, कितने डिके हो गए, दिस माइनस दिस, और जितने ये डिके हुए उतने ही B के फॉर्म हुए, ठीक है ना। ये समझ वाली चीज है। अब यहाँ पे ये आता है लाइक किसी भी टाइम पे ये n क्या है, कितनी होगी, ये सब चीजें, तो यहाँ पे एक रेट ऑफ डिके, ठीक है ना, दैट वी राइट बेसिकली dn by dt, it's directly proportional to number of active nuclei of A present at that time, directly proportional to number of active nuclei of A present, समझ में आ रही है। तो मतलब ये हो गया d n a by dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n a, क्योंकि मैं a के लिए ही मैं ऑलरेडी आपको लिख दिया हूं, ये किसी भी टाइम पे n है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं सीधा d n by dt is directly proportional to n and this implies, जब प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हम हटाकर लिख देते हैं, this is equal to lambda into n। ये समझ में आई चीजें। अब इसी को, ये क्या है, अगेन रेट ऑफ डिके, ये कितनी, जब एक्टिव न्यूक्लियाई n बची है तो वो कितनी रेट से डिके हो रहे हैं, तो ये डिके रेट है, उसको मैं अभी आपको और बता देता हूं। सो इन दिस केस इसी को अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं, dn by n इक्वल टू लैम्डा इनटू dt इंटीग्रेशन, ठीक है ना,
तो यहाँ पे ये अपने पास आ जाता है n नॉट टू n, दिस इम्प्लाइज, और क्योंकि ये क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, सो हियर वी यूज माइनस साइन आल्सो, दिस इज माइनस, and integrating in all that we get n equal to n naught e raised to minus lambda into t. ये क्या है, दिस इज व्हाट n के a के कितने एक्टिव न्यूक्लियाई t टाइम पे बचेंगे अगर इसका डिके कांस्टेंट लैम्डा है, और इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0 नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ a इज n नॉट. तो ये सब समझ में आना चाहिए. और एट टाइम t number of nuclei of B formed, तो वो कितने हो जाएंगे, you can write n b, that will be equal to n naught minus n, and that can be written as n naught 1 minus e raised to power minus lambda. ठीक है ना, ये समझ में आना चाहिए यहाँ से. एंड देन ओके, तो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं तो ये देखो a का है, फॉर a दिस इज फॉर a वर्सेस टाइम. तो a के लिए क्या हो रहा है, इट्स इनिशियली मैक्सिमम एंड इट्स डिक्रीजिंग लाइक दिस, सो दिस इज n नॉट फॉर a. फॉर b it will be like what, initially it is starting from 0 and b versus t, and then it's increasing. At infinity it will be becoming n naught. Finally मतलब पूरे एक न्यूक्लियाई infinity टाइम पे डिके कर जाएंगे, then this is the number of nuclei of B. Is that clear? And that's actually given by in this form. तो ये आप समझ सकते हैं, t equal to infinity ये हो जाएगा. So these are few terms. अब यहाँ पे कुछ और terms आते हैं like half life. हाफ लाइफ क्या है, मैंने कहा t इज इक्वल टू 0 पे a की एक्टिव न्यूक्लियाई कितनी है, n नॉट, और t टाइम पे ये कितने हो जा रहे हैं, n नॉट e raised to power minus lambda t. तो द ड्यूरेशन आफ्टर विच द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ a will reduce to half, that duration is termed as half life, is it? So you can write the time after which the number of active nuclei of A becomes half. ठीक है ना, तो मतलब क्या होगा, n इक्वल टू n नॉट e raised to power minus lambda t, एंड ये कितना हो जाएगा, n नॉट बाई 2. यहां से सॉल्व करके आता है अपने पास t इज इक्वल टू हाउ मच, this is ln 2 divided by lambda, that comes out to 0.693 divided by lambda, और this is equal to t half. ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट होता है, you must remember this. t equal to t half is equal to 0.693 divided by lambda, और that is also equal to ln 2 by lambda. तो t half का मीनिंग क्या होता है ये आपको समझ में आना चाहिए, and the formula you must remember that. तो अभी देखो इसमें क्योंकि एक्सपोनेंशियल डिके चीजें रहती हैं, यहाँ पे आप ये अपन ने देखा कि जो n इक्वल टू n बाई t रेज़्ड टू पावर माइनस लैम्डा t है, तो एक t हाफ ड्यूरेशन के बाद क्या होगा, जो भी 0 टाइम पे था वो हाफ टाइम एक t हाफ लाइफ के बाद क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा. अब इस टाइम पे जो भी है वो अगेन ये 1 t हाफ टाइम ड्यूरेशन के बाद फिर जो अभी है उसका आधा हो जाएगा. सो मींस इफ लेट्स सपोज n naught is the number of nuclei present at t equal to 0. तो after 1 half life कितने एक्टिव न्यूक्लियाई बचेंगे, that will be n naught by 2. After second half life तो ये क्या होगा, इसके भी आधे हो जाएंगे, that will be equal to what, n naught by 2 power 2, and so on after n half life. ये कितना बचेगा, that will be n naught divided by 2 power n. So this will be the number of active nuclei of A nuclei left after n half lives. Clear? One more thing is coming out to be average life.
ये कुछ टर्म्स हैं एंड फॉर्मूलाज यू मस्ट रिमेंबर। मीनिंग क्या होता है एवरेज लाइफ का मैं आपको बताता हूँ। जैसे अपने पास टोटल n डॉट न्यूक्लियाई हैं, ठीक है ना, एंड दे आर कंटिन्यूअसली डिकेइंग। तो कुछ न्यूक्लियाई हैं जो थोड़े से t1 टाइम के बाद डिके हो गए, कुछ न्यूक्लियाई हैं वो t1 प्लस dt टाइम के बाद डिके हो गए, और कुछ न्यूक्लियाई हैं वो काफी बहुत टाइम बाद डिके हो गए। तो मतलब कुछ न्यूक्लियाई की जो ड्यूरेशन है, लाइफ है जिंदा रहने वाली, वो बहुत कम है, कुछ की बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मल्टीप्लाइड बाय द टाइम अप टू विच दे विल स्टेट सर्वाइव, और उसके बाद ये बोल सकते हैं उसके बाद डिके हुए, तो ये क्या होगा, टोटल ड्यूरेशन आ जाएगा। अगर हर एक न्यूक्लियाई के लिए मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैं कहता हूँ लेट्स से t इक्वल टू 0 पे कितनी है n नॉट, t इक्वल टू t पे ये बचे n, समझ में आई चीजें, और t इक्वल टू t प्लस dt में ये डिके हो गए dn। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो dn न्यूक्लियाई है वो यहां से यहां तक डिके हो गए, समझ पा रहे हैं चीजें। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि dn न्यूक्लियाई, हर एक न्यूक्लियाई कितने टाइम के लिए जिया, कितने टाइम तक सर्वाइव किया है, दैट इज t टाइम। तो इनका टोटल टाइम ऑफ सर्वाइवल कितना हो जाएगा, टोटल टाइम दैट विल बी इक्वल टू dn मल्टीप्लाइड बाय t। ये समझ में आ रही है ना चीजें, गेटिंग इट। तो ये टोटल है। अब इसी को मैं अगर मैं ऐड कर देता हूं, समझ में आ रही है ना चीजें, टोटल सब न्यूक्लियाई के लिए, n नॉट न्यूक्लियाई के लिए, और डिवाइडेड बाय व्हाट, तो ये क्या जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा फॉर विच लाइक न्यूक्लियाइज आर सर्वाइविंग। तो यहाँ पे एवरेज t एवरेज और एवरेज लाइफ, तो ये बोलते हैं इंटीग्रल t dn डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dn। यहाँ पे dn की वैल्यू रख के और इंटीग्रेट करते हैं तो ये सब चीजें आपके पास आ जाता है। दिस कम्स आउट टू बी सिंपली डायरेक्टली 1 by lambda। तो एवरेज लाइफ बोलते हैं, एवरेज लाइफ मतलब ये समझ लो कि अगर n नॉट न्यूक्लियाई थे 0 पे, इनफाइनाइट टाइम पे कंप्लीटली डिके हो गए, तो अगर मैं कहूँ ऑन एन एवरेज हर एक न्यूक्लियाई कितने टाइम तक सरवाइव किया, दैट इज दिस लाइफ, एवरेज लाइफ। या फिर मैं बोलूं कि ऑन एन एवरेज एवरी न्यूक्लियाई कितने टाइम बाद डिके हो गया, दैट इज आल्सो मीन सेम। व्हेन दिस कम्स आउट टू बी न्यूमेरिकली 1 by lambda, you must be remembering this formula also। तो यहाँ पे कभी-कभी आपको एवरेज लाइफ दे दी जाएगी, and then by that you should be like remembering this formula। So that means you are basically provided with 1 by lambda of that nucleoactive or radioactive decay। So ये था like basically radioactive decay statistical law। You should understand the meaning, you should remember the formula n equal to n naught e raised to power minus lambda t। यहाँ पे हाफ लाइफ का मतलब क्या है, फॉर्मूला क्या है, n हाफ लाइफ के बाद कितनी एक्टिव न्यूक्लियाई बचेंगी, कितने डिके हो जाएंगी, और एवरेज लाइफ का मीनिंग क्या है, दैट शुड बी आल्सो क्लियर टू all of you। Okay, and based on the type of nuclear reaction that occur in basically laboratory or in the nature, we categorize them broadly into two categories। One is nuclear fission, another is nuclear fusion। तो nuclear fission क्या होता है, here basically it happen for a nuclei of having more than 200 atomic weight। तो ये unstable nuclei होती हैं, वो क्या होते हैं, heavy हैं, they break down into two or more than two fragments of lighter nuclei or lighter weight। तो इस सिचुएशन में भी यहाँ पर क्या होता है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। तो वन ऑफ द एग्जांपल इज दैट यूरेनियम 235, दैट इज ए अनस्टेबल न्यूक्लियाई एंड इट actually like break down by absorbing one slow neutrons, or that is also called thermal neutron, और जिसकी न्यूट्रॉन की एनर्जी रहती है like almost 0 like equivalent to 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक उतनी एनर्जी का जिसको अपन थर्मल न्यूट्रॉन बोल सकते हैं, वो जब एब्जॉर्ब होता है यूरेनियम 235 के बाद, then it get converted into unstable 236 uranium, and this can break down into X and Y, two nuclei of lighter or moderate weights with the emission of two neutrons। ठीक है ना। Another possibility यहाँ पे ये है कि ये जरूरी नहीं है कि like ये X and Y they are not fixed, there can be many combinations। तो another possibility is same situation converted into here, and it can be breaking down into X prime and Y prime with the release of 3 neutrons। तो on an average हर एक न्यूक्लियर फिजन में on an average around 2.5 neutrons are emitted। ठीक है, and the mass lost per reaction is around 0.2 AMU। और आपको पता है when 1 AMU mass is lost, then the energy released is 931। So the energy release corresponding to this is roughly 200 MeV। मतलब पर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन
200 mega electron volt of energy will be released, and this energy is very large, it's huge. You can just imagine how much destructive and how much energy is this. Exactly that Hiroshima and Nagasaki, the bomb explosion, exactly there, like this type of nuclear reaction was happening, nuclear bombs was there. तो वहाँ पे समझ सकते हैं कि like इतनी energy release होने से कितना destruction हुआ था. So that's how we can have idea. Okay, so one of the example is that this. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? One neutron is absorbed and finally barium and krypton this and with the release of 3 neutron. तो यहाँ पर भी देखो energy निकालने का एक तरीका वही है. Q value is equal to what? Mass defect delta m multiplied by c square. और delta m क्या निकालेंगे? वहीं से यहाँ से. तो जैसे यहाँ के लिए बात करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? मास ऑफ यूरेनियम माइनस दिस इज 92 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. मास ऑफ एक माइनस इसका मास. तो और मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ अगर ये यूरेनियम 235 तो यहाँ पे एक मास ऑफ प्रोटॉन भी आ जाए एंड दिस भी आल्सो देयर मास ऑफ न्यूट्रॉन. ठीक, दिस माइनस इधर क्या हो जाएगा? दिस इज मास ऑफ barium minus 56 electron plus and here it will be mass of krypton m kr minus 36 mass of electron and plus 3 mass of neutron. This multiplied by c square will be the energy released. तो यहाँ पर देख सकते हैं 56 और 36 it's 92, it's getting cancelled. यहाँ पर ये बचा +1 and here it's basically -3. तो on average we are getting this is mass of uranium basically 235 minus mass of barium minus mass of krypton and minus 2 times mass of neutron multiplied by c square. So this is the Q value of this nuclear fission. तो आपको आइडिया लग सकता है कि न्यूक्लियर फिजन क्या है. यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम वही mass defect multiplied by c square is the amount of energy released. और ये एनर्जी लाइक इनकी काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में और कुछ एनर्जी कैरी करता है लाइक बेसिकली न्यूट्रॉन्स. दिस फास्ट न्यूट्रॉन्स आर इमिटेड. तो बाद में इसी काइनेटिक एनर्जी को एक थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करके और अपन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में फॉर द जनरेशन ऑफ पावर यूज करते हैं. अनदर प्रोसेस अनदर लाइक रिएक्शन इज न्यूक्लियर फ्यूजन. Nuclear fusion, it happens when like some lighter nuclei of atomic weight less than 20, they fuse together, combine and then generate some heavy nuclei or more stable nuclei. ठीक है ना? One of the possibility there are again like many cases and one of the possibility is this. So here deuterium, two deuterium combining and there is forming one tritium like helium and one neutron. In this process around 3.3 mega electron volt of energy is released. यहाँ पर जो Q value होगी that will be equal to again mass defect. तो mass की defect क्या होगा? 2 times mass of deuterium. ठीक है ना? This minus mass of electron. This minus this is a mass of helium minus 2 mass of electron plus mass of neutron. This will be the right and this can be further. तो यहाँ से आपको देखो 2 mass of electron तो ये तो cancel हो गया. This is 2 times mass of deuterium minus mass of helium and minus mass of neutron multiplied by c square multiplied by c square. So this is the Q value of this nuclear fusion process. ऐसे another possibility is again deuterium combining and forming one tritium and hydrogen. So in this situation around like in this reaction around 4 mega electron volt is energy is released. तो यहाँ पर भी जो Q value होगी that will be writing 2 times mass of deuterium minus mass of electron because हर एक deuterium के पास एक इलेक्ट्रॉन है minus this is mass of tritium minus mass of electron plus mass of hydrogen. This one minus mass of electron. So this is multiplied by c square. तो यहाँ पर भी देख सकते हैं ये कितना हो गया 2m deuterium minus 2 mass of electron और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए. This is mass of tritium minus mass of hydrogen multiplied by c square. This is the Q value of the reaction. तो इस तरह से यहाँ पे Q value निकाल सकते हैं. And this is another nuclear fission process. तो broadly like nuclear fission it happen for like heavy nuclei जो काफी heavy है और unstable है. Nuclear fusion light nuclei and unstable nuclei they come together, fuse together and form
heavier nuclei comparatively and more stable. So in that process also some energy is released. So this is all about basically a theoretical part for your nuclear physics. Let's see some problem based on it. Okay, so let's see some applications, some question from the previous medical exams based on these topic that we just discussed. So here we have question number 1. You can see it there on the screen. The half-life of radioactive sample isotope X is 20 years. It decayed to another element Y which is stable. The two elements X and Y were found to be in the ratio of 1:7 in a sample of given rock. The age of the rock is estimated to be. तो पहली बात तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं. यहाँ पे है कि X है जो कि डिके हो रहा है Y पे, ठीक है ना, और ये देखा है इसकी हाफ लाइफ है T हाफ इज गिवन एज 20 ईयर्स. इनिशियली अगर मैं बोलता हूँ कि लाइक इनिशियली तो क्या होगा, ओनली एक्स मॉलिक्यूल विल बी देयर और एक्स एटम विल बी देयर. बाद में इस टाइम पे जो कुछ टी टाइम है तो उसमें बोल रहा है कि अगर ये इनका रेशियो है 1:7 है, ठीक है ना. तो अगर मैं बोलता हूँ लेट्स से नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ दिस इज एक्स, तो ये कितने हो गए 7x. तो ये अब टोटल न्यूक्लियाई कितने हो गए 8x. तो इसका मतलब क्या हुआ कि initially at the time of formation of rock how much nuclei of x was present, that is 8x. तो अब कितने बचे, this is at t equal to 0 and this is at t time, this is the situation, ये 0, ठीक है ना. तो अब हमारे पास ये रिलेशन है a equal to और n equal to what, n naught e raised to power minus lambda t, और in terms of t half we can write it divided by 2 power n after t half. तो ये कितना हो गया, अगर ये 8x था इनिशियल, अब ये है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज x डिवाइडेड बाई 8x इक्वल टू 1/2 पावर n. दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 3. तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी कितना ड्यूरेशन हो गया 3 हाफ लाइफ, एंड दैट मीन्स it's equal to 60 years. So age of the rock will be 60 year, matching with option number D. Okay, so next question here, you can read it. All right, so the half-life of, you can read it there, radioactive nucleus is 50 days. The time interval T2 minus T1 between the time T2 when 2/3 of it has decayed in the time T1 when 1/3 of it has decayed, ठीक है ना, is. तो अब इसको थोड़ा समझते हैं. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, T हाफ लाइफ इट्स मेंशन एज हाउ मच 50 डेज, और कोई एक न्यूक्लियाई है लेट्स से A, इट्स गेटिंग डिकेड इनटू B, ठीक है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली बात T1 टाइम क्या है, तो ये तो T इक्वल टू 0 पे, ये तो n0, ये 0. T1 टाइम क्या है, T1 टाइम क्या कह रहा है, 1/3 ऑफ इट हैज डिकेड. इसका मतलब क्या हुआ, 1/3 हैज डिकेड मीन्स हाउ मच लेफ्ट, 2/3 n0, तो ये हो जाएगा 1/3 n0, ये बन जाएगा, ये इतना बचेगा. और T2 क्या है, when 2/3 हैज डिकेड मीन्स हाउ मच लेफ्ट, ये 1/3 हैज लेफ्ट. तो अब इसके बाद हमें पूछा गया T2 माइनस T1 का वैल्यू, ठीक है ना, तो निकाल लेते हैं. तो अपने पास क्या है, n इक्वल टू वाट, n0 e रेज़्ड टू पावर माइनस लैम्डा t. तो अब देखो इतना है ये T1 पे, तो T1 क्या लिए क्या बोलूँगा मैं, दिस इज 2/3 n0 इक्वल टू n0 e रेज़्ड टू पावर माइनस लैम्डा t1. दिस इम्प्लाइज, तो ये तो मैं मान लेता हूँ इसका इक्वेशन नंबर 1. दूसरा हो जाएगा, मैं बोल सकता हूँ n0/3 इक्वल टू n0 e रेज़्ड टू पावर माइनस लैम्डा इंटू t2, लेट्स से इक्वेशन नंबर 2, ठीक है. इन दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n0 गेट्स कैंसिल, 3 गेट्स कैंसिल, इट्स 2 इक्वल टू n0 गेट्स कैंसिल, दिस इज ऑन दिस साइड e रेज़्ड टू पावर, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, सो लैम्डा बाहर ले लेते हैं, T2 माइनस T1, दिस इज योर थिंग. Taking log on both sides, so this comes out to be T2 minus T1, this is T1 is equal to how much, ln 2 divided by lambda, and this is equal to what, T half, so that means it's 50 days. So the age of the rock will be 50 days. तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है, so okay, no sorry not age, so here it's talking about the time interval T2 minus T1 between the time T2 जो define है, that will be equal to 50 days. This is the answer to the problem matching with option number B. Okay, next question here.
हाँ, तो यहाँ पे आपको दिया रखा है द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप X is 50 years. It decay to another element Y which is stable. The two elements X and Y were found to be in the ratio of 1:15 in the sample of given rock. The age of the rock was estimated to be. तो ये भी आप देख सकते हैं, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो एग्जैक्टली सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वी हैव हेयर X न्यूक्लियर विच इज डिकेइंग टू Y, और इन्हीं यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे क्या होगा, पूरा ये होगा. अब t टाइम पे क्या हो रहा है, ये x है और ये है 15x, तो मतलब ये कितना होगा 16. तो मतलब 16x में से अब डिके बचा कितना है x, तो कितना डिके हो गया, लाइक बेसिकली 15x. सही है ना. तो वहाँ पर लिख सकते हैं n डिवाइड बाई n नॉट इज इक्वल टू वॉट, ई रेज़ टू माइनस लैम्डा, और क्योंकि हमें इसको t हाफ की टर्म्स में, सो दिस इज इक्वल टू 1/2 पावर n. ये समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, बिकॉज हियर इट्स कमिंग आउट टू बी n 1/16. दिस इज हाउ मच, n नॉट, मतलब ये है x और n नॉट कितना है 16x. तो यहाँ से मतलब आ गया 2 पावर n. दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 4 हाफ लाइफ. तो इसका मतलब एज ऑफ द रॉक कितना हो जाएगा, एक हाफ लाइफ है 50 years, that is 200 years. This is answer to the problem matching with option number B. Okay, next question here. All right, so question है यहाँ पे, two radioactive nuclei material X1 and X2 have decay constant 5 lambda and lambda respectively. If they have same number of nuclei, then the ratio of number of nuclei of X1 to X2 will be 1/e after time t. So let me first erase the board for this problem. ओके, सो ये क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे आपके पास क्या है, दो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, एक X1 एंड X2. लैम्डा 1 फॉर दिस इज 5 लैम्डा, लैम्डा 2 फॉर दिस डिकेज लैम्डा. इनिशियली t इक्वल टू 0 पे इसका भी n नॉट है, इसको भी n नॉट है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. तो t टाइम पे मैं क्या बोल सकता हूँ, n1 इज इक्वल टू n नॉट ई रेज़ पर माइनस 5 लैम्डा t, और n2 लिख सकते हैं यहाँ पर n नॉट ई रेज़ पर माइनस लैम्डा टी. पर ये कह रहे हैं कि कितने टाइम बाद इनका जो नंबर ऑफ न्यूक्लिया है उनका रेशियो 1:e हो जाएगा. सो मीन्स let's say at time t this is n1 by n2, that will be equal to what, this it's cancel, e raised to minus 4 lambda t, and this is equal to how much, 1/e, and this implies e power minus 4 lambda t equal to how much, e power minus 1, and this implies 4 lambda t equal to 1, and that implies t equal to 1/4 lambda. This is answer to the problem matching with option number A. So that should be clear. ठीक है, यहाँ तक चीज़ें. Alright, so next question here you can see, a sample of radioactive element has a mass of 10 gram at an instant t is equal to 0. The approximate mass of this sample in this element in the sample after 2 mean life. ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 mean lives आपको दे रखी है. ओके, तो इसमें आपको क्या पूछा गया है, 2 मीन लाइफ के बाद सैंपल में कितना रफली ऑन एन एवरेज मास बचेगा. तो देखो क्वेश्चन में ये बोल रहा है इनिशियल मास, यू कैन राइट m इनिशियल, दिस इज 10 ग्राम, और मैं ये बोल सकता हूँ दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नंबर ऑफ इनिशियली रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई. तो अभी मैं अगर n की बात करता हूँ तो यू कैन राइट दिस इज प्रोपोर्शनल टू n नॉट, तो n विल बी इक्वल टू n नॉट ई रेज़्ड पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, और t कितना बात कर रहे हैं, t इज इक्वल टू 2 मीन लाइफ, और एक मीन लाइफ क्या होती है 1 बाई लैम्डा, तो मीन्स मल्टीप्लाइड बाई 2, सो t कितना हो गया 2 बाई लैम्डा. तो अब ये इसमें रख देते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू n नॉट ई रेज़्ड टू माइनस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई 2 बाई लैम्डा, दैट मीन्स n नॉट ई रेज़्ड टू माइनस 2, दैट मीन्स n नॉट बाई ई पावर 2. ठीक है ना, और n नॉट किसके प्रोपोर्शनल है, 10 ग्राम के. तो ये जो फाइनल मास होगा यू कैन राइट विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 10 डिवाइड बाई ई पावर 2. इसको आप सॉल्व करते हैं, देन इट कम्स आउट अराउंड 1.35 ग्राम. सो दिस इज आंसर टू द प्रॉब्लम मैचिंग विद ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर,
A sample of radioactive element containing 4 into 10 to the power 16 active nuclei. Half-life of the element is 10 days. The number of decayed nuclei after 30 days. क्या पूछ रहा है यहाँ पे? नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई, नॉट नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई लेफ्ट. ये ध्यान से सुनने का थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें. नेक्स्ट यू कैन रीड इट देयर. तो ये दिया गया है सैंपल ऑफ न्यूक्लियाई कंटेनिंग, तो एन कितनी है? 4 into 10 to the power 16 न्यूक्लियाई. ठीक है. हाफ लाइफ है इसकी, टी हाफ लाइफ इज 10 days. ओके. नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई, तो मैं अब ये निकाल लेता हूँ कि नंबर आफ्टर 30 days, 30 days मीन्स टी इक्वल टू 3 हाफ लाइफ. सही है ना. तो 3 हाफ लाइफ के बाद एक्टिव न्यूक्लियाई कितने बचेंगे वो निकाल सकते हैं. एन एक्टिव दैट विल बी इक्वल टू एन नॉट डिवाइडेड बाई 2 power 3. दिस इज इक्वल टू 4 into 10 to the power 16 divided by 2 power 3 and that is equal to 0.5 into 10 to the power 16. तो इतने तो ये क्या है? दिस इज लेफ्ट. तो नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई कितनी हो गई? सो डिकेड न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड that will be equal to how much? This minus left one, that is 3.5 into 10 to the power 16 nuclei. This will be answer to the problem matching with option number C. ठीक है. And the last one is the relation between lambda and T half s. तो T half आपको दे रखा है, तो यहाँ पे T half क्या होता है? ln 2 by lambda, और यहाँ पे दे रखा है तुम्हारे को. So you can see it will be matching. So next question here you can read it. The relation between lambda and T half, तो वो आपको ये सीधा सीधा याद होना चाहिए. T half is equal to what? ln 2 by lambda. This is the relation. You can check it. It's matching with option number A. So these are some applications. तो आप देख सकते हैं कि like बहुत डिफिकल्ट नहीं है. लाइक इफ़ यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट इजीली यू शुड बी इन पोजीशन टू आंसर दीज क्वेश्चंस. थोड़ा सा और प्रैक्टिस करने का, देन दैट विल बी ऑल अबाउट योर न्यूक्लियर फिजिक्स. थैंक यू.